शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक जमाने में रामलाल बड़े घर में रहने वाले लोगों में से एक था, पर ऐसा समय आया कि उसे अपनी सारी जमीन जायदाद बेचनी पड़ी और आज की तारीख में उसके खाने के लाले पड़े हुए थे। इसलिए वो लोगों के सामने बोल बचन करके उनसे कर्ज लेता था और लोग उसे बोल बचन रामलाल के नाम से पुकारते थे। एक दिन रामलाल उसके सामने वाले घर में रहने वाले श्यामलाल से कहता है कि क्या बात है श्यामलाल, कैसा चल रहा है? खाना खाया या नहीं? हाँ, मैंने खाना खा लिया। आपने खाना खा लिया क्या? अब मेरे खाने को क्या बताऊं? आखिर मैं जमींदार के खानदान से जो हूँ। रोज 100 प्रकार के पकवान बनते हैं, उनमें से कौन सा खाऊं कौन सा ना खाऊं यही सोचकर शाम हो जाती है। इसीलिए जो सामने मिला वही खाकर बाहर आ गया मैं, क्योंकि ज्यादा खाने की इच्छा नहीं हुई मेरी। अच्छा, तो फिर आपकी बीवी मेरी बीवी से ऐसा क्यों कह रही थी कि खाना बनाने के लिए चावल नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा चावल उधार दे दो। आपकी बात और आपकी बीवी की बात तो बिल्कुल मेल नहीं खाती। श्यामलाल के ऐसा कहते ही रामलाल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद वो कहता है, ओह अच्छा, वो चावल मेरी बीवी ने काम वाली बाई के लिए लिया होगा। हम ऐसे साधारण चावल नहीं खाते जो आप खाते हैं। हम आखिर जमींदार के खानदान से जो हैं। जब मैं छोटा था तब मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा परम शिवन, हमारा खून लोगों से अलग है। हमारा खून नीला है, इसलिए हम जो चावल खाते हैं वो चावल पूरा सफेद वाला होता है। रामलाल की ऐसी बोल बचन बातें सुनकर श्यामलाल को गुस्सा आ जाता है। इस आदमी के मुंह क्या लगना ये सोचकर वो चुप हो जाता है। उसी समय एक गधा रास्ते पर जा रहा होता है। वो देखकर रामलाल श्यामलाल से कहता है, श्यामलाल, क्या तुमने देखा कि वो घोड़ा कितना सुंदर है? वो कितनी शान से चल रहा है। मेरे दादाजी के पास भी ऐसा ही एक सुंदर सा घोड़ा था उस जमाने में। जब मेरे दादाजी उस घोड़े पर सवार होकर इस गाँव भर में चक्कर लगाते थे, तब ये गांव वाले मेरे दादाजी को हाथ जोड़कर नमन करते थे। क्या तुम्हें ये बात पता है? नहीं, आपके दादाजी ने किस घोड़े पर सवारी की ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप जिस घोड़े का जिक्र कर रहे हैं वो कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक गधा है। आप उसे गलती से एक घोड़ा कह रहे हैं। जरा उसे ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे घोड़े और गधे के बीच का अंतर नहीं पता? तुम्हें पता है मैंने बचपन में ही घोड़े की सवारी सीखी थी। और तुमने क्या कभी जिंदगी में घोड़े को सामने से देखा भी है? मैं कह रहा हूँ सुन लो, वो कोई साधारण नहीं बल्कि बड़ी जात का घोड़ा है, ना कि कोई गधा है। ये देखो, अगर आपको आंखों से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, हम बात को यही छोड़ देते हैं। आप कितने बड़े घराने के वारिस हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे नीचा मत दिखाइए। और हाँ, वो एक गधा है। अच्छा, तो मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे मुताबिक वो कोई घोड़ा नहीं गधा हुआ तो तुम मेरी गर्दन काट देना, और अगर वो मेरे मुताबिक कोई गधा नहीं बल्कि एक घोड़ा है तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। आप क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं रामलाल? अगर वो घोड़ा है तो मुझे क्या करना है, और अगर वो गधा है तो भी मुझे क्या करना है? बेकार की शर्त पर अपनी गर्दन क्यों कटवाना चाहते हैं आप? आखिर डर गए ना तुम? कुछ देर पहले क्या कह रहे थे कि मुझे नीचा मत दिखाओ। अब क्या हुआ? गर्दन कटने की बात आई तो डर गए। साहस की बात करो तो वो सिर्फ हमारे खानदान में ही है। तुम जैसे लोगों में वो बात कहाँ से आएगी? वो अपने आप को जितना रोकने की कोशिश करता है उतना ही गुस्सा श्यामलाल को रामलाल पर आता है। अगर मैं इससे ज्यादा चुप रहा तो ये और भी बोलता जाएगा। वो कहता है, ठीक है, मैं आपकी शर्त को मानता हूँ, क्योंकि मैं चाहे जितना भी आपको मना करूँ आप मुझे उतना ही परेशान करेंगे। जैसा कि तुम कह रहे हो कि वो एक घोड़ा है तो तुम मेरा गर्दन काट दो। हाँ, अब तुम मुझे पसंद आए। ये हुई ना प्रतियोगिता वाली बात। ठीक है, चलो हम जाकर देख कर आते हैं कि कौन सा जानवर है। उसके बाद दोनों वहाँ से जाने वाले जानवर को पास जाकर देखते हैं। तब रामलाल को उस जानवर को देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि वह कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक गधा होता है। मैंने कहा था ना, जब मैं बता रहा था तब तो तुम सुन नहीं रहे थे। अब तो मानते हो ना कि वो एक गधा है। हारने की वजह से रामलाल टूट जाता है और श्यामलाल से कहता है कि ठीक है, मैं शर्त हार गया हूँ। वो एक घोड़ा नहीं गधा है, इसलिए तुम मेरा गर्दन अब काट सकते हो। काट दो। रामलाल की ये बात सुनकर श्यामलाल को धक्का लगता है और वो कहता है, अरे चुप हो जाओ रामलाल, मैंने तो वो शर्त बस ऐसे ही लगा ली थी। मैं थोड़ी ना सच में तुम्हारी गर्दन काटूंगा। एक काम करते हैं, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। नहीं,
मैं जमींदार के खानदान का वारिस हूँ, इस तरह से तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने तुमसे जो वादा किया था उस हिसाब से तुम्हें वादा पूरा करना होगा। मेरी गर्दन तुम्हें काटनी ही होगी। अगर मैंने अपनी कही बात पूरी नहीं की तो मेरी परंपरा पर संदेह होने जैसा होगा। इसीलिए जल्दी से तुम मेरी गर्दन काट दो। अरे रे, ये क्या सरदर्द है? तुम्हारी जान से ज्यादा तुम्हारी विरासत बड़ी नहीं है। अगर मैंने तुम्हारी गर्दन काटी तो मुझ पर हत्या का अपराध लगेगा। उसके बाद मुझे सीधा फांसी पर ही लटका देंगे। इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम अब यहाँ से चले जाओ। अच्छा, तुम्हें सजा ना मिले इस वजह से मैं अपनी बात से मुकर जाऊँ? ऐसा नहीं चलेगा। कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरा गर्दन काटना ही होगा। ठीक है, फिर हम सरपंच के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। अब जो उनका फैसला होगा वही हम मानेंगे, ठीक है ना? ठीक है, फिर तो सरपंच के पास चलते हैं। उसके बाद दोनों सरपंच के पास जाते हैं और उनके बीच हुई बातों के बारे में बताते हैं। सरपंच सारी बातें सुनकर उनसे कहते हैं कि दोनों की जो शर्त है वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन शर्त के मुताबिक श्यामलाल रामलाल की गर्दन काट सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो गर्दन अभी के अभी काटे। श्यामलाल को जब लगे तब वो उसकी गर्दन काट सकता है। तब तक रामलाल की गर्दन पर पूरा अधिकार श्यामलाल का है। रामलाल का अपनी खुद की गर्दन पर अब कोई हक नहीं है। अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इस तरह से सरपंच श्यामलाल को रामलाल से बचने के लिए अपना निर्णय बताते हैं। वो सुनकर श्यामलाल को बहुत खुशी होती है, लेकिन रामलाल को निर्णय पसंद नहीं आता है और वो कहता है कि जो आपने कहा वो अच्छी बात है, लेकिन इस समय से मेरे सर की देखरेख श्यामलाल ही करेगा। गर्दन की देखरेख श्यामलाल को करनी पड़ेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है और मेरा अब मेरे सर पर कोई हक नहीं है। यही बात है ना? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे सर के साथ साथ तुम्हारा भी ख्याल रखना होगा मुझे? ये संभव नहीं है मेरे लिए। ठीक है, छोड़ो, मैं अपने सर का ख्याल खुद रख लूंगा। अगर तुम्हें ये झंझट नहीं चाहिए तो जल्दी से चाकू लेकर मेरी गर्दन काट दो, उसके बाद तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा। इस तरह रामलाल बार बार बात को बढ़ा रहा था, इसलिए श्यामलाल को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। बेमतलब इस इंसान के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो कहता है कि महोदय, आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अगर मैं रामलाल की गर्दन काट दूंगा तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा, और अगर मैं इसका पालन पोषण करने लगूंगा तो ये बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा मुझ पर। देखो श्यामलाल, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम्हें उसके सर का ख्याल रखना ही होगा। ठीक है, फिर मैं कर भी क्या सकता हूँ? रामलाल का सर काट कर जेल में सड़ने से अच्छा तो ये होगा कि मैं उसके सर का भी ख्याल रख लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं। इस तरह श्यामलाल रामलाल के सर का ख्याल रखने के लिए मान जाता है। अब रामलाल इसी के जरिए श्यामलाल का फायदा उठाना शुरू कर देता है। तो श्यामलाल, आज खाने में क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे काजू की खीर बहुत पसंद है। जल्दी से खीर बनाकर मुझे भिजवा दो बस। उसमें काजू की कमी नहीं होनी चाहिए। उसके साथ मालपुआ भी बनवा कर भिजवा दो। मुझे ये दोनों ही बहुत पसंद है। अब जाओ, देर मत करो। रामलाल की ऐसी बातों पर श्यामलाल को बहुत गुस्सा आता है। रोज उसके पैसे बर्बाद होते हैं रामलाल को खाना खिलाने में, इसलिए वो कहता है कि क्या कहा? इतना सारा तुम खाओगे? एक दिन में तुम इतना सारा कैसे खा लेते हो? मैंने तुमसे शर्त लगाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे खुद को चप्पल ही चप्पल मारनी चाहिए। ये क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं एक जमींदार खानदान से हूँ। मेरे सामने खाने का पदार्थ 100 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही खाने की सिर्फ 2 ही चीजें मांग रहा हूँ। अब इससे कम कितना खाऊंगा? इसमें भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद जाकर चाकू लेकर आता हूँ और तुम मेरी गर्दन काट देना। फिर तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी और ना ही मेरे लिए कोई खाना बनवाना पड़ेगा। अरे भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया है जो तुम बात बात पर गर्दन काट दो कहते रहते हो? सरपंच के सामने मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब जैसे तैसे मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही होगा। बस मुझे फिक्र इस बात की है कि उम्र भर तुम्हें खाना खिलाते खिलाते कहीं मैं कंगाल न हो जाऊं। श्यामलाल टूटे हुए स्वर में कहता है, लेकिन रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना भी खर्च हो, रामलाल श्यामलाल से पूरी मेहमान नवाजी करवाता था और उसे जो खाना था वह मंगवाता था। कई सालों तक रामलाल को खाना खिलाने से श्यामलाल कंगाल होने लगा था। फिर एक दिन पास के गांव से उसका भाई दयालाल आता है और अपने बड़े भाई का ये हाल देखकर कहता है कि क्या हुआ भैया, आप ऐसे कैसे हो गए? हमेशा खुश रहने वाले आप आज इतने निराश लग रहे हैं। क्या हुआ आपको? व्यवसाय में नुकसान हुआ है क्या? मुझे बताइए। व्यवसाय में कोई नुकसान होता तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मुझे तो उससे भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।
मेरे सारे पैसे पानी की तरह बह रहे हैं और इसका कारण सिर्फ एक इंसान है और वो है रामलाल। श्यामलाल अपने भाई को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताता है। सारी बातें सुनकर दयालाल रामलाल नाम की परेशानी दूर करने के लिए कुछ देर सोचता है और फिर अपने भाई से कहता है कि भैया, आपने जो मुझे बताया मुझे समझ में आ गया है। वो रामलाल जानबूझकर आपसे शर्त लगाकर हारा है। वो जानता था कि आप उसके गर्दन नहीं काटेंगे, इसीलिए उसने इस तरह की शर्त लगाकर जिंदगी भर आपके पैसे से खाने की सोची है। हाँ मेरे भाई, मुझे ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं उस आदमी से पीछा कैसे छुड़ाऊं, मुझे ये बताओ, कोई रास्ता है? हाँ, मैं वही बताने वाला था। अब जैसा बोलता हूँ वैसा करिएगा, तब जाकर उस बोल बच्चन रामलाल का आपसे पीछा छूटेगा। इस तरह दयालाल अपने भाई श्यामलाल को एक योजना देकर जाता है। जब अगले दिन श्यामलाल और रामलाल एक साथ में खड़े होते हैं, तब बालू नाम का एक व्यक्ति चिल्लाते हुए वहाँ से गुजर रहा होता है। नाक खरीदते हैं, कान खरीदते हैं, दोनों अलग अलग भी चलेगा या दोनों साथ में भी चलेगा, इन चीजों का अच्छा दाम मिलेगा। श्यामलाल बालू की बातें सुनकर उसको अपने पास बुलाता है और रामलाल के सामने बालू से वह कहता है कि क्यों भैया, कब से चिल्ला रहे हो कि खरीदोगे खरीदोगे, ऐसी कौन सी चीज खरीद रहे हो? जरा हमें भी तो बताओ कि वो क्या है। भाई साहब, मैं इंसानों का कान नाक सब खरीदता हूँ, आपको क्या बेचना है वो बताइए। ये सुनकर रामलाल चकित हो जाता है और बालू से पूछता है, क्या इंसानों का नाक कान सब खरीद लेते हो? फिर तुम उसका करते क्या हो और फिर बेचते किसको हो? हाँ भाई साहब, मैं खरीदता हूँ। अगर किसी जमींदार के खानदान का नाक कान मिले तो ज्यादा पैसे देकर मैं खरीद लूंगा, लेकिन वो ले जाकर मैं उसका क्या करूँगा ये मैं आपको नहीं बता सकता। वो एक रहस्य की बात है, लेकिन उम्मीद से भी ज्यादा कीमत दूंगा भाई साहब। अच्छा तो एक काम करो, ये रामलाल हैं और ये जमींदार खानदान से हैं और इनके सर पर मेरा पूरा अधिकार है। इनके नाक और कान लेकर तुम मुझे कितना दे सकते हो ये मुझे बताओ बस। इनके जैसे जमींदार खानदान से आने वाले लोगों का एक कान और 2 नाक का मिलेंगे पूरे 500 रुपए। फिर तो तू जल्दी से इनका नाक और कान काट ले और मुझे 500 रुपए दे दे, काफी होंगे मेरे लिए वो। श्यामलाल के ऐसे कहने पर रामलाल बौखला जाता है, जल्दी से अपने आप को संभालता है और श्यामलाल से कहता है कि ये क्या, तुम मेरा नाक और कान बेचना चाहते हो? ये तो अन्याय है। इसमें क्या अन्याय है? कैसे अन्याय हुआ? तुम्हारे सर पर मेरा पूरा अधिकार है। उतना ही नहीं, आज तक तुम्हारे सर को मैंने कितना संभाला है। मेरा पूरा अधिकार बनता है तुम्हारे सर पर, मैं जो चाहे कर सकता हूँ और तुम्हारे सर पर कोई अधिकार नहीं है। तो तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? नहीं नहीं, एक काम करते हैं, हम इसके लिए सरपंच के पास चलते हैं। ठीक है, वही जाकर सुलझाते हैं, चलो। इस तरह दोनों फिर सरपंच के पास जाकर सारी बात बताते हैं और रामलाल अपने लिए न्याय मांगता है। उसकी बात सुनकर सरपंच उन दोनों से कहते हैं कि अब इसमें सोचने की क्या बात है, तुम्हारे सर पर पूरा अधिकार श्यामलाल का है। देखा जाए तो तुम्हारा नाक और कान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा सर बेचा जा सकता है। सरपंच की ये बात सुनकर रामलाल हैरान हो जाता है। इतने सालों से श्यामलाल के साथ अन्याय करके उसके घर को तबाह करने की वजह से श्यामलाल उसे बदला ले रहा है, ये सोचकर अपनी गलती पर पछताकर रामलाल सरपंच से ये कहता है, सरपंच जी मुझे माफ कर दीजिए। इतने दिनों तक मैंने श्यामलाल को कितना परेशान किया, मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे माफ कर दीजिए साहब, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आप ही बचा सकते हैं। ठीक है, उस श्यामलाल के लिए तुम अपना नाक और कान बेचने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो आज तक तुम्हारे सर का ख्याल रखने के लिए उनका जो भी खर्च हुआ तुम्हें वापस करना होगा। अगर तुम वापस करते हो तो तुम्हारे सर पर जो उसका अधिकार है वो छोड़ देगा और तुम्हारा अधिकार वापस से अपने सर पर हो जाएगा। जरूर, जैसा आप कह रहे हैं वैसा अपना आखिरी घर बेचकर आज तक उन्होंने जो भी खर्च किया उसका हिसाब करके उन्हें वापस कर दूंगा। अब से अपनी परंपरा का गाना छोड़कर कुछ मेहनत करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर लूंगा साहब। जब रामलाल ऐसा कहता है तब श्यामलाल को एहसास होता है कि उसके भाई की दी हुई योजना सफल हो गई और रामलाल नाम की परेशानी से पीछा छूट गया। रामलाल श्यामलाल को पैसे वापस देता है और अपना बोल बचन वाला काम छोड़कर खेती बाड़ी का काम करके आनंद से जीता है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।